मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? आप लोग कंफर्म कीजिए, मेरी आवाज मिल रही है ना आप लोगों को? अच्छा, ठीक है। अगर कुछ डिस्टरबेंस होता है तो आप लोग चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा। कनेक्टिविटी का थोड़ा सा इशू है। हाँ, तो अब हम लोग आगे की बात करते हैं। उस दिन हम लोगों ने बात की थी कि शैक्षिक तकनीकी के प्रकार क्या होते हैं, उसके प्रमुख प्रकार क्या है। उसके अंतर्गत हमने पढ़ा कि शैक्षिक तकनीकी के जो मुख्य प्रकार हैं उनमें सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और सिस्टम अप्रोच। सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और सिस्टम अप्रोच को आपने उस दिन समझा और उस पर हमने जो है आपको कंटेंट भी ग्रुप में शेयर किया था। आप लोगों ने, कुछ लोगों ने जरूर उसको पढ़ा होगा। तो आज जो हमारा बात करने का टॉपिक है वो है फंक्शंस ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, यानी शैक्षिक तकनीकी के क्या कार्य हैं, शैक्षिक तकनीकी क्या करती है? शैक्षिक तकनीकी जो शिक्षा में बड़े पैमाने पर यूज की जा रही है, उसके बड़े पैमाने पर लाभ हैं, तो हम उसके कार्यों को समझे। शैक्षिक तकनीकी के कार्य बड़े व्यापक हैं, उनको हम कई रूपों में समझ सकते हैं, लेकिन जो हमारे पढ़ने का मुख्य ध्येय है वो है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कौन कौन से शैक्षिक तकनीकी के कार्य हैं, उनको हम इस पीपीटी के माध्यम से समझते हैं। तो आइए एक एक करके हम लोग समझते हैं। ये सबसे पहले हम अगर देखें तो ये जो बिंदु आपको दिखाई पड़ रहा है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अक्षय परिणामों के लिए विशेष शिक्षण प्रतिमानों का विकास करना। तो शैक्षिक तकनीकी का ये प्रमुख कार्य है कि वो जो है टीचिंग मॉडल्स का डेवलपमेंट करे, ऐसे नए शिक्षण प्रतिमान विकसित करे जिससे हमको टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में बेहतर परिणाम मिले। हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का उद्देश्य क्या होता है? हमारी प्रत्येक पाठ्यचर्या का, प्रत्येक पाठ्य विषय का कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। तो उस शैक्षिक उद्देश्य की बेहतर से बेहतर संप्राप्ति करना, ये शैक्षिक तकनीकी का एक प्रमुख कार्य है। तो एक प्रमुख कार्य शिक्षण प्रतिमानों का विकास करना। शिक्षण प्रतिमान क्या होते हैं? ये आप सामने देख रहे हैं कि कक्षा कक्ष में शिक्षक द्वारा अपनी शिक्षण प्रक्रिया को मजबूत या प्रभावशाली बनाने हेतु कुछ युक्तियों का प्रयोग किया जाता है, जिन युक्तियों की सहायता से शिक्षक किसी भी प्रकरण की को सरलता से छात्रों तक पहुंचा सकते हैं। ऐसी युक्तियों को शिक्षण प्रतिमान कहा जाता है। उदाहरण के रूप में इसमें जैसे दिया हुआ है, प्रकरण संबंधित मॉडल है, कोई चार्ट है। इसके अलावा शिक्षण प्रतिमानों को अगर हम समझना चाहें तो किसी भी विषय वस्तु को पढ़ते हुए, किसी भी पाठ को पढ़ते हुए उस पाठ के अकॉर्डिंग हम टीचिंग मॉडल को सेलेक्ट करते हैं। जैसे कोई ऐसा प्रकरण है जिसको हमें एक्टिविटी के माध्यम से पढ़ाना है, तो हम एक्टिविटी का चयन करेंगे। कोई ऐसा प्रकरण है जिसमें हमको कंप्यूटर आधारित अनुदेशन की आवश्यकता है, तो हम वहां पर कंप्यूटर आधारित अनुदेशन का इस्तेमाल करेंगे। कुल मिलाकर के कहने का मतलब है कि शिक्षण प्रतिमान जो होते हैं वो हमारे शैक्षिक उद्देश्यों की बेहतर प्राप्ति के लिए होते हैं।
ये जो है शैक्षिक तकनीकी का एक प्रमुख अंग है। हमने आपको बताया था कि जो शैक्षिक तकनीकी है उसमें हार्डवेयर भी आ जाता है, सॉफ्टवेयर भी आ जाता है, जिसके अंतर्गत ये भी चर्चा हुई थी कि जो शिक्षण युक्तियां हैं, टीचिंग स्ट्रेटजीज हैं, जो हम एक मेंटल एक्सरसाइज करके कुछ जो है रूल्स डेवलप करते हैं, कुछ जो मान्य पैमाने हैं, जो मान्य सिद्धांत हैं, उनका शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में उपयोग करते हैं, तो वो सब कुछ जो है शैक्षिक तकनीकी के अंतर्गत आ जाता है। तो इसमें आपके समझने की चीज क्या है कि शैक्षिक तकनीकी का एक प्रमुख कार्य शिक्षण प्रतिमानों का विकास करना है। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं। अगला आप देख रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है शिक्षा उद्देश्यों, शिक्षण विधियों तथा शिक्षा के सामान्य स्वरूप का निर्धारण करना। जो इसमें आप शिक्षण विधियां शब्द देख रहे हैं, वो शैक्षिक तकनीकी का एक सर्व प्रमुख जो है कार्य है कि हमारे द्वारा पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु के लिए जो बेहतर शिक्षण विधि है उसका चुनाव करके हम अपना लेक्चर डिलीवर करें या एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग को हम प्रोत्साहित करें कक्षा में। तो ये शैक्षिक तकनीकी का सबसे बड़ा कार्य होता है। शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षा के उद्देश्यों को अगर आप बहुत व्यापकता में देखें तो बहुत व्यापक होते हैं, लेकिन अगर किसी पाठ्यवस्तु विशेष को हमारे द्वारा जो पाठ्यचर्या पढ़ी जा रही है, जिस प्रकरण का अध्ययन हमें किसी पर्टिकुलर क्लास में करना है, तो उसके कुछ अलग उद्देश्य होते हैं। हाँ, जैसे हमको सबसे बड़ा क्या होता है, हमारे जीवन का, हमारी पढ़ाई लिखाई का एक लक्ष्य होता है कि हमको वहां तक पहुंचना है। जैसे आप में से किसी का लक्ष्य हो कि हमको यूपीएससी क्रैक करना है, यूपीएससी क्वालिफाई करके हमको आईएएस बनना है, तो आपका ये आईएएस बनना क्या है, लक्ष्य है। इसके लिए आप उद्देश्य बनाएंगे। उद्देश्य क्या बनाएंगे, सबसे पहला उद्देश्य उसके लिए जैसे आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, तो एक उद्देश्य है आपको जो है अच्छे से पढ़ाई करके अपने ग्रेजुएशन को पूरा करना। उसके बाद छोटे छोटे उद्देश्य बना करके आप उस लक्ष्य तक पहुंचने का जो है प्रयास करेंगे। तो शैक्षिक तकनीकी का एक ये भी कार्य है कि शैक्षिक लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के उद्देश्यों, शिक्षा के उद्देश्यों से मतलब वो व्यापक वाले उद्देश्य नहीं, जो हमारी पाठ्यवस्तु से संबंधित हैं, जो हमारे द्वारा पढ़ी जाने वाली कक्षा से संबंधित हैं, उन शिक्षा के उद्देश्यों का, स्वरूप का उनका निर्धारण करना है। तो तीन चीजें इसमें दिखाई पड़ रही हैं, शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण करना, शिक्षण विधियों का चुनाव करना और शिक्षा के सामान्य स्वरूप, यानी किस रूप में हम शिक्षा जो है वो बच्चों तक हम उसको पहुंचाएंगे, अपनी बात को पहुंचाएंगे, अपने प्रकरण को पहुंचाएंगे। एक हो सकता है जैसे हमने अभी बात की, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होगी, या जैसे लिटरेचर हम पढ़ रहे हैं तो उसमें पाठ्य पुस्तक का जो है सहारा लिया जाएगा, या और कोई प्रैक्टिकल वर्क कर रहे हैं तो उसमें प्रयोगशाला का इस्तेमाल होगा। तो इससे आशय है कि शिक्षा के सामान्य स्वरूप, कौन से स्वरूप का हम जो है चुनाव करेंगे अमुक विषय को पढ़ने के लिए। इसके बाद आप अगला देखिए, उसमें दिखाई पड़ रहा है कि शिक्षा की संपूर्ण प्रणाली को व्यवस्थित करना, जिसमें नियोजन, क्रियान्वयन और मूल्यांकन सम्मिलित हैं। मतलब कि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, जैसे क्लास हम लोग पढ़ते हैं, तो क्लास पढ़ने का जो ऑफिशियल मेथड है कि हमको किस तरह से, एक अध्यापक की दृष्टि से अगर आप सोचें तो ये तीन चीजें होती हैं। पहला नियोजन यानी प्लानिंग, दूसरा क्रियान्वयन और तीसरा मूल्यांकन। यानी किसी भी कक्षा को पढ़ाने से पहले हम प्लानिंग करते हैं कि हमको क्या पढ़ना है और क्या पढ़ना शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार जो है वो बेहतर रहेगा। ठीक है, हम लोग जल्दी से इसको कंप्लीट करते हैं। तो नियोजन यानी कि पढ़ी जाने वाली जो विषय वस्तु है उसको हम कैसे प्लानिंग करें, क्रियान्वयन यानी जो पढ़ने के समय का समय होता है, और मूल्यांकन यानी पढ़ाई गई विषय वस्तु को विद्यार्थी कितना समझ पाए हैं। ये सारी चीजें जो है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के कार्यों में आती हैं, शैक्षिक तकनीकी के कार्यों में आती हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं।
अगला है समुदाय विशेष की आकांक्षाओं और शैक्षिक आवश्यकताओं का पता लगाना। समुदाय विशेष की आकांक्षाओं मतलब कि जिस भी पर्टिकुलर विद्यार्थियों के समूह के साथ हम अध्यापन कार्य कर रहे हैं, मान लीजिए कि कोई ऐसा समूह है जिसकी कुछ विशेष आवश्यकताएं हैं, जैसे आदिवासी समूह या दिव्यांग बच्चों का समूह, उनकी कुछ विशेष आवश्यकताएं होती हैं, कुछ एजुकेशनल नीड्स होती हैं। उन एजुकेशनल नीड्स को पता लगाने के लिए हमको जो है शैक्षिक तकनीकी विशेष जो है उसके लिए उपयोगी होती है। तो उनकी आकांक्षाओं और शैक्षिक आवश्यकताओं को हम कैसे पता लगाएंगे? जैसे हम शिक्षण जो है कुछ युक्तियां ऐसी प्रयोग करेंगे जिससे हमको पता चले कि उनकी वास्तविक आवश्यकताएं हैं क्या। जब हमको उनकी वास्तविक आवश्यकताएं पता चलेंगी, तभी हम उनको फुलफिल करने के लिए अपने अध्यापन को उसी हिसाब से जो है हम मोड़ पाएंगे, उनके उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए शिक्षण कार्य कर पाएंगे। इसके अलावा अगला है शैक्षिक वातावरण में प्रतिकूल परिस्थितियों का पता लगाना और उन्हें दूर करने के लिए उपाय निकालना। इससे क्या मतलब है कि जैसे कोई कक्षा है, उस कक्षा में शैक्षिक उपलब्धि में लगातार अवरोध समझ में आ रहा है। हम आंकड़े उठा करके देखते हैं तो कोई विशेष क्लास है जिसके कोई विशेष बच्चे हैं, यानी पूरी की पूरी क्लास अगर हम उदाहरण के रूप में ले लें, तो वो गणित विषय में उसकी उपलब्धि जो है न्यूनतम है। तो इनके हम कारणों का पता लगाएंगे कि इन उसका कारणों का पता लगाने का क्या तरीका होगा। जैसे हम अभी आप लोग आगे पढ़ेंगे, उसमें एक्शन रिसर्च होता है, क्रियात्मक अनुसंधान। इसमें हम छोटी समस्याओं का वैज्ञानिक दृष्टि से अध्ययन करते हैं, उनके कारणों का पता लगाते हैं और उनका निदान जो है वो ढूंढते हैं। तो शैक्षिक तकनीकी का एक कार्य ये भी है कि हम जो शैक्षिक वातावरण है उसमें ये पता लगाएं कि क्या क्या कठिनाइयां हैं और उन कठिनाइयों को कैसे हम दूर कर सकते हैं। इसके बाद आगे हम चलते हैं। अगला है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में उपयुक्त सुधार लाने के लिए विद्यार्थियों तथा अध्यापकों को उचित प्रतिपुष्टि प्रदान करना। उचित प्रतिपुष्टि से क्या मतलब है? ये कहलाता है फीडबैक। जैसे किसी भी कक्षा को पढ़ाने के बाद अध्यापक के लिए भी फीडबैक होता है, विद्यार्थियों के लिए भी फीडबैक होता है। अध्यापकों के लिए फीडबैक क्या है? जैसे अभी आप लोग पढ़ेंगे टीचर्स ट्रेनिंग में जो होता है, जिस माइक्रो टीचिंग की एक बार हमने आपसे चर्चा की थी कि छोटी छोटी स्किल्स को डेवलप करने के लिए माइक्रो टीचिंग करते हैं और फिर फीडबैक दिया जाता है। जैसे किसी अध्यापक ने कोई भी कक्षा पढ़ाई, उस कक्षा को रिकॉर्ड किया है, जैसे हम अभी आपके साथ ये क्लास डिस्कस कर रहे हैं, ये क्लास रिकॉर्ड भी हो रही है, और रिकॉर्ड करने के बाद हम ये चीज देखें तो कि हमने पढ़ाते समय कौन सी गलतियां की, कौन सा बिंदु ज्यादा समझाने की आवश्यकता थी लेकिन हमने पर्याप्त समय उस पर नहीं दिया। तो ये फीडबैक हमको कैसे मिल पाएगा? ये फीडबैक हमको मिल पाएगा शैक्षिक तकनीकी से, हार्डवेयर टेक्नोलॉजी से, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी से। जो टेक्नोलॉजी हम लोग यूज कर रहे हैं उस वीडियो को देख करके हम स्वयं में सुधार करेंगे। तो शैक्षिक तकनीकी का क्या कार्य हुआ कि उसने अध्यापक को फीडबैक दिया। इसके अलावा विद्यार्थियों की योग्यताओं और शैक्षिक आवश्यकताओं का पता लगाना, शैक्षिक विशेषताओं का पता लगाना। तो जो विद्यार्थी होते हैं उनमें जो है, आपने एक पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा क्रिएटिविटी का टर्म। क्रिएटिविटी क्या होती है? प्रत्येक विद्यार्थी में कुछ न कुछ जो है विशेष योग्यताएं होती हैं, उनमें उन योग्यताओं के अनुसार विकसित होने की क्षमता होती है, आवश्यकता होती है कि उनको उनके अनुरूप जो है वो माहौल उपलब्ध कराया जाए। तो शैक्षिक तकनीकी के माध्यम से अभी आप जो आज आगे पढ़ेंगे कंप्यूटर ओरिएंटेड स्ट्रक्चर्ड लर्निंग है, बहुत सारी जो है अभिक्रमित अनुदेशन पढ़ेंगे। तो वो सारी कुछ ऐसी विधियां होती हैं जिनके आधार पर हम विद्यार्थियों की योग्यताओं और उनकी विशेषताओं का पता लगाते हैं और फिर उनकी योग्यताओं और विशेषताओं के आधार पर हम उनके जो है विकास में अपना योगदान देते हैं।
जैसे मान लीजिए कोई विद्यार्थी कविता बहुत अच्छी कर लेता है, तो हमको उसमें ये गुण समझ में आता है, ये गुण दिखाई पड़ता है कि वो बहुत अच्छी कविताएं जो है कर सकता है, उसमें आगे एक बेहतरीन कवि बनने की सारी संभावनाएं हमको दिखाई पड़ रही हैं। तो हम क्या करेंगे कि उसकी इस रचना धार्मिता को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ ऐसे उपाय करेंगे जिसके आधार पर उसकी ये योग्यता और ज्यादा निखरे और वो एक बेहतर कवि के रूप में स्थापित हो सके। तो शैक्षिक तकनीकी का कार्य ये भी है कि विद्यार्थियों की योग्यताओं और शैक्षिक विशेषताओं का पता लगाए और शिक्षक उस ज्ञान का प्रयोग जो है अपनी कक्षा के विद्यार्थियों के समग्र विकास में करे। इसके बाद अगला देखते हैं। अगला है कक्षा शिक्षण के परिणामों का मूल्यांकन करना। कक्षा शिक्षण के परिणाम यानी कि पढ़ाई गई विषय वस्तु का एक तो मूल्यांकन दो तरह से होता है। एक मूल्यांकन क्या होता है कि जैसे कोई भी विषय वस्तु पढ़ाई गई और पढ़ाने के बाद उसी क्लास में प्रकरण से संबंधित कुछ प्रश्न विद्यार्थियों से पूछे जाएं, तो ये क्या हुआ, ये तात्कालिक मूल्यांकन हुआ कि पढ़ाई गई विषय वस्तु का तुरंत हमने मूल्यांकन किया। ये भी जो है एक कार्य है शैक्षिक तकनीकी का, जिसमें हम टीचिंग स्ट्रेटजीज बनाते हैं, लेसन प्लान बनाते हैं। लेसन प्लान में क्या होता है कि हम जो नया प्रकरण पढ़ा रहे हैं उसको पुराने प्रकरण से जोड़ते हैं प्रस्तावना प्रश्नों के माध्यम से, और अंत में हम मूल्यांकन प्रश्नों के माध्यम से ये जानते हैं कि पढ़ाई गई विषय वस्तु छात्रों के कितना समझ में आई है और छात्र कितना जो है सीख पाए हैं। तो शैक्षिक तकनीकी का ये भी कार्य है कि कक्षा शिक्षण के परिणामों का मूल्यांकन करना। आवाज मिल रही है आप लोगों को हमारी? बच्चे नहीं मिल रहे। अच्छा, कुछ कनेक्टिविटी का इशू है। आज एक्चुअली क्लासेस ज्यादा हो गई। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं है। अच्छा, एक सेकंड। स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? बहुत कम लोग आए। स्क्रीन दिख रही है? सर आवाज क्लियर नहीं है। अच्छा, अभी क्लियर आवाज आ रही है? ना ही वॉइस क्लियर है ना स्क्रीन शो हो रही है। अच्छा, चलिए फिर एक्चुअली आज क्लासेस ज्यादा हुई है इसलिए सारा डेटा जो है वो चला गया है। मेरी आवाज अब क्लियर नहीं आएगी क्योंकि आज क्लासेस आज ज्यादा हो गई हैं, तो इस वजह से सारा डेटा उसका जो है स्पीड वाला वो खत्म हो गया है। हमको मैसेज अभी आया, तो इस वजह से। तो चलिए, ये लास्ट स्लाइड थी और इस जो है पीपीटी को हम आपके साथ ग्रुप में शेयर कर लेते हैं, तो आप लोग इसको समझ लीजिएगा। सर आपकी आवाज समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, अब इसको एंड करते हैं।